हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग हान लोंग के जाल के अंदर फंस चुका था, जहां पर उसने चारों ही तरफ से एक फॉर्मेशन बना ली थी जिसके अंदर फेंग हान फंस जाता है और उसे आसपास का कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय उस फॉर्मेशन के। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सर्कल एक्टिवेट हो चुके थे एंड फेंग हान उनको ब्रेक भी नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते यहाँ पे फेंग हान सोच रहा होता है कि वो तो काफ़ी बुरा इसके अंदर ट्रैप हो गया है। लेकिन तब यहाँ पे लोग उसे कह रही थी कि मैं कोई ये नानथियान की तरह पागल नहीं हूँ जो कि इतनी आसानी से तुम्हारे जाल के अंदर फंस जाऊंगी। ये नानथियान का टेम्परमेंट थोड़ा ज़्यादा था, जिसके चलते वो तुम्हारे जाल के अंदर फंस गया। लेकिन तुम्हारे पास में ये वेपन ज़रूर से ही मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एंड ये कहते साथ ही उसका आइस ड्रैगन भी आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। फेंग हान अपनी उसी डैगर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक भी करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक उसका ऑलमोस्ट बेकार ही हो गया था। जिसके बाद यहाँ पे मिस लॉन्ग कह रही होती है कि ये जो मेरा मिस्टिक बीस्ट है ये काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल है, जैसे ही अब मैं तुम्हें हराऊंगी उसके बाद मैं भी अपने मिस्टिक पीस के मिस्टिक रियल्म के अंदर इमीडिएटली एंटर कर जाऊँगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फेंग हान अभी भी उस आइस ड्रैगन के साथ में डील करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल रहा था, लेकिन उसे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है उसके साथ में डील करने की। फेंग हान डायरेक्टली यहाँ पे उस सर्किल को ब्रेक करना चाह रहा था एंड वो डायरेक्टली 3-4 अटैक भी करता है, जिसके चलते यहाँ पे वो जो ड्रैगन था वो वापस से लोंग के पास ही चला जाता है। बट लोंग अभी भी खुश थी और कह रही होती है कि तुम्हारे पास में इतना माना नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी काफ़ी सारे माना को कंज्यूम कर लिया है, तो अब तुम ज़्यादा देर तक तो वैसे भी फाइट नहीं कर पाओगे। फेंग हान इधर आधर देख रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में एक बार फिर से वो अपने ड्रैगन को आगे बढ़ाती है। फेंग हान उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, बट लोंग तो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रैगन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करके और आगे बढ़ा रही थी एंड कह रही होती है कि फेंग हान अपनी हार को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो ये ड्रैगन तुम्हें कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्रैश कर डालेगा। फेंग हान हंसने लग जाता है और कह रहा था कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। सारे ही लोग यहाँ पे फेंग हान को देख रहे थे एंड यहाँ पे लोंग भी ये देख रही होती है कि जब इसका माना ही ऑलमोस्ट इतना कम बचा है तो फिर भला ही कैसे फाइट करेगा, इसकी बॉडी एक्सप्लोड हो सकती है। सारे ही लोग अब यहाँ पे यही सेम चीज़ सोच रहे होते हैं कि जब इसके पास में माना बचा ही नहीं है तो ये कब तक फाइट कर पाएगा। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे फेंग हान के पास में माना की कमी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो फाइट कर पा रहा था, बल्कि वो कुछ ही सेकंड्स की एक्टिव कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस शील्ड को तोड़ डालता है, जिसे देख के सब लोग हैरान थे। स्पेशली लोग यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा हैरान होती है कि ये क्या हो रहा है। जिसके बाद वो टूट पड़ती है फेंग हान के ऊपर फाइट करने के लिए। फेंग भी पूरी कोशिश कर रहा था इस लड़की से डील करने की, लेकिन उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड इसके बाद वो एक बार फिर से अपने आइस ड्रैगन को लेके आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए। वो फेंग के ऊपर काफ़ी सारे अटैक कर रही थी, लेकिन फेंग उनका एक अच्छे वे में इस्तेमाल करते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहा था, बल्कि वो काफ़ी तेज़ी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। लेकिन तभी वो एक सर्किल बना लेती है एंड कह रही थी कि ये एक ट्रैकिंग कल है एंड अब जहाँ भी तुम जाओगे तुम्हें ट्रैक करेगा जब तक तुम्हें ट्रैप ना कर ले। फेंग हान लगातार भागता हुआ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खुराफात आती है। वो सबसे पहले उस सर्कल को पीछे हटाता है, उसके बाद वो यहाँ पे एक टोर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले खुद को हाइड कर लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे लोंग कह रही थी कि कोई भी चांस नहीं है यहाँ से बच के भागने का। एक बार फिर से वो इसी सर्कल को पीछे भेजती है, तो हम देखते हैं कि फेंग ने तो यहाँ पे एक बीस्ट की शक्ल ले ली थी, लेकिन ये सर्कल अभी उसके पीछे ही पड़ गया था। वो बीस्ट पूरी कोशिश कर रहा होता है वहाँ से भागने की, लेकिन अल्टीमेटली लोंग के जाल में फंस ही गया था। जब ऑलमोस्ट उसका हाथ लोंग से हिट होने वाला था तो फिर लोंग भी मुस्कुराने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे उसे समझ में आ गया था कि फेंग ने उसके साथ एक खेल खेला है, क्योंकि फेंग तो अब उसके पीछे खड़ा था और ऑलमोस्ट उसको हिट करने वाला था, लेकिन रुक जाता है। यहाँ पे लोंग भी समझ गई थी कि जानबूझ के ही उसने उसको हिट नहीं किया है और इसी के चलते वो यहाँ पे कह रही थी कि मैंने इस मूव को मिस कर दिया, मैं समझ नहीं पाई इसकी इस चाल को। लेकिन अब जब यहाँ पे सबके सामने उसकी इतनी सारी इंसल्ट हो चुकी है और वो खुद भी एक लॉयल प्लेयर है, तो फिर अपनी हार को सभी के सामने एक्सेप्ट करती है। तभी होस्ट अनाउंस करने लग गए थे कि लगातार सारे मैचेस को जीतने के बाद फेंग हान ने ही इस मैच को भी जीत लिया है और वही अब विनर रहेगा। तो यहाँ पे लोंग भी कह रही थी कि मानना पड़ेगा। वैसे मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारा
माना ही इतना कम बचा था और कुछ सेकंड्स और अगर तुम रुकते तो फिर पूरे तरीके से तुम थक सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी भला कैसे तुमने इतनी देर तक इसको कर लिया। तभी फैंग को देखते हैं जो कि फिलहाल अपने हाथ में रखे हुए उस जेड को दिखाता है। तो फिर वो कह रही थी कि ये तो धर्मा सूट्रा जेड है और ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। फैंग कह रहा था क्योंकि मेरे पास ये है तो फिर मेरा माना एंडलेस है एंड मैं माना के कम होने या ख़त्म होने से बिल्कुल भी डरता नहीं हूँ। तभी यहाँ पे वो कह रही थी कि बिल्कुल सही, और शायद इसीलिए तुम इस जगह के विनर बनना भी डिज़र्व करते हो। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है अपनी पोजीशन पे एंड यहाँ पे फिर एल्डर फैंग को बुला लेते हैं अपने पास ताकि उसे लॉन्गविटी पिल दिया जा सके। किंग वेई को इस बात से काफ़ी गुस्सा था एंड शियाओ भी यहाँ पे देख रही होती है कि फैंग वाकई में जीत गया, एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। जिसके बाद यहाँ पे फैंग तुरंत ही एल्डर्स के पास में आता है और फिर उन दोनों को ही ग्रीट करने लग गया था। एल्डर कह रहे थे कि ये यिन एंड यांग लॉन्गविटी पिल है जो कि एक सुप्रीम एलिक्सर है, इसका इस्तेमाल करोगे तो फिर तुम्हारी लाइफ कुछ देर के लिए तो इन्हेंस हो ही जाएगी एंड तुम्हारा लाइफ स्पैन बढ़ेगा, तो फिर इससे तुम्हें काफ़ी हेल्प रहेगी। वो तुरंत ही उस यिन एंड यांग पिल को ले लेता है और एल्डर्स का शुक्रिया अदा भी करता है। एल्डर्स भी खुश थे इस बात से कि फैंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड वो कह रहे थे कि तुमने सिर्फ 10 डेज़ के अंदर ही अपने मिस्टिक रियल्म के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है, ये वाकई काबिले तारीफ़ है। इसके बाद फैंग वहाँ से चला जाता है। फिर एल्डर सारे ही लोगों को कह रहे थे कि आप सभी ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंड उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर के अंदर भी आप ऐसे ही खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गए थे। तो फिर फैंग भी यहाँ पे सेकंड एल्डर से इजाज़त लेके दूसरी साइड को जाके खड़ा हो गया था, लेकिन किनवे इस बात से काफ़ी खफा थी और फिर उसके बाद एक एक करके सारे ही लोग उस जगह से निकल जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग यहाँ से निकल के जा रहे थे तभी सिस्टर फैंग हान को रोक लेती है और फिर उससे कह रही थी कि फैंग हान तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तभी फैंग हान भी यहाँ पे कह रहा था सिस्टर शुक्रिया, बट शुआर यहाँ पे काफ़ी गुस्से में थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंग हान ये भी कह रहा था कि लॉन्ग तुमने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और फिर उसके बाद वो अपनी यिंग एंड यांग लॉन्गविटी पिल निकाल लेता है और कह रहा था कि अभी भी तुमसे ही बिलोंग करती है। ये सुनने के बाद तो इस जगह पे मौजूद सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे और कह रहे होते हैं कि आखिर किस तरीके की बातें फैंग हान कर रहा है। तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि सिस्टर लूरो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे मिस्टिक रियल्म के अंदर जल्द से जल्द लॉन्ग एंटर कर जाए ताकि हमारे यू हुआ सेक्ट को और भी सारे ट्रू डिसाइबल्स मिलें और वो आगे फ्यूचर में और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे। तभी यहाँ पे बाकी सारे लोग अभी भी ये कह रहे थे कि आखिर कैसे ये लड़का इतना बड़ा काम कर सकता है। किंग वेई भी यहाँ पे कह रही थी कि ये बस ऐसा प्रिटेंड कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ये भी कह रही होती है कि ऐसा कभी करेगा नहीं। अब यहाँ पे लॉन्ग भी आगे बढ़ती है एंड कह रही थी कि ब्रदर तुमने खुद भी इसको हासिल करने के लिए काफ़ी सारी मेहनत की है और अब तुम कैसे मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पिल मैं अपने पास में रख लूँ। तभी यहाँ पे फैंग हंसने लग जाता और फिर कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम खुद को डिज़र्व करती हो, तुम्हें पता है और तुम्हें इसकी ज़रूरत भी है, तो भला तुम क्यों मुझसे कह रही हो कि मैं इसको अपने पास रख लूँ। तभी लॉन्ग कह रही थी कि ब्रदर ये काफ़ी प्रीशियस है, आखिर मैं इसे कैसे ले सकती हूँ एंड वैसे भी इससे लाइफ स्पैन बढ़ेगा तो तुम्हारी हेल्प होगी। लेकिन तभी फैंग कह रहा होता है कि मेरे बढ़ते लाइफ स्पैन का मैं भला क्या ही करूँगा, क्योंकि वैसे भी हुआ त्यान के साथ में मेरा जो लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसमें तो मुझे अब 10 साल बाद सफ़र करना ही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे हार गया तो फिर ये पिल करने के बाद भी मेरे लिए एकदम बेकार ही रहेगी, क्योंकि फिर तो मैं जीत ही नहीं पाऊँगा एंड मर गया तो फिर इस पिल का तो नुकसान ही होना है। और इसी वजह से मैंने सोचा है कि क्यों ना ये लाइफ स्पैन पिल तुम्हें दे दी जाए, और अगर 10 साल बाद भी ये तुम्हारे पास रही तो इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा। तो भला मैं इसे रह के क्या ही करूँगा, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे फेवर में ही काम ही नहीं करेगी। अभी कहने के बाद वो तुरंत ही लॉन्ग को वो पिल दे देता है। तो लॉन्ग भी समझ चुकी थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। ऑल्सो वो लॉन्ग का अच्छा भी चाहता है, तो वो तुरंत ही कह रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। जिसके बाद यहाँ पे सिस्टर रूओ भी कह रही थी कि वाकई में तुम बहुत ही अच्छे बंदे बन के सामने आए हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जियान लैंड पीक के अंदर आओ। तभी वो कह रहा था कि सिस्टर मैं ज़रूर से ही जियान लैंड पीक के अंदर आऊँगा, लेकिन कुछ वक्त बाद। अब यहाँ पे रूओ भी काफ़ी खुश हो चुकी थी एंड वो कह रहा होता है कि वैसे मेरे पास में ये जो मेड है मुझे इसके से भी कुछ काम है, तो इसलिए फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि मैं आपसे बाद में मिलूँगा, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे रूओ भी कह रही होती है कि ठीक है फैंग हान, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि लॉन्ग शाओ यहाँ पे आ गया था एंड कह रहा होता है कि अच्छा, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं इस जगह पे। सिस्टर रूओ, वैसे तो मैंने सुना था कि आपकी जियान लैंड पीक के अंदर मैन का आना ही अलाउ नहीं है, तो भला कैसे आप इस लड़के से कह रही हैं कि ये आपकी पीक के अंदर आ जाए, तो काफ़ी गलत है। लेकिन तभी रूओ कह रही होती है कि ये जो रूल्स हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं और इस पिल के बदले में मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, एंड अगर रूल ब्रेक होंगे तो फिर इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है।
तभी लोंग शाओ कह रहा होता है कि अच्छा तो फैंग के लिए यहाँ पे आप रूल को ब्रेक कर रही हैं, लेकिन एक ऐसा लड़का जो कि 10 साल बाद जिंदा भी नहीं रहेगा उसके ऊपर इतने ज़्यादा ग्रेट फेवर्स करके आप अपने आप को एक तरीके से एम्बेरस ही कर रही हैं। फैंग उसकी बातों पे गुस्सा तो हो गया था लेकिन ज़्यादा उसकी बातों पे रिएक्ट नहीं करता। तभी लोंग शाओ यहाँ से चला जाता है एंड कह रहा होता है कि करो जो करना है तुम्हें। अब यहाँ पे रुओ भी कह रही थी कि ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलूंगी और प्लीज़ अपना ध्यान रखना। जिसके बाद ये सारे लोग एक एक करके उस जगह से चले जाते हैं। अब यहाँ पे फैंग ने इस कंपटीशन को जीता था, इसी के चलते उसे एल्डर से मिलने का मौका भी मिलता है। तो फिर फैंग अंदर आ गया था एंड कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, न जाने क्यों। तभी यहाँ पे एक एल्डर बैठे हुए थे जिनका नाम तियांग शिंग था। तभी वो कह रहा होता है कि एल्डर तियांग शिंग मैं आपको रिस्पेक्ट पे करता हूँ। और फिर तभी यहाँ पे एल्डर तियांग शिंग कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुम एक काफ़ी अच्छे और महान डिसाइबल हो, मुझे लग रहा है कि तुमने काफ़ी कुछ अच्छा किया है। तभी फैंग कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर। वो कहने लग गए थे कि देखो माउंटेन एंड रिवर कॉम्पिटिशन के अंदर तुमने काफ़ी अच्छा किया एंड इसी के चलते मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मिस्टिक रियल्म से भी आगे निकल जाओ जल्द से जल्द। वैसे तो अब तुम एक ट्रू डिसाइबल बन चुके हो और ये काफ़ी खुशी की बात है, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी इससे भी ज़्यादा है और उम्मीद करता हूँ कि तुम इससे भी आगे अच्छा परफॉर्म करोगे। तभी यहाँ पे फैंग एक बार फिर से उनका शुक्रिया अदा करता है इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पे एक बुक को समन कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि ये बुक ले लो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बुक का इस्तेमाल करके हमारे लिए काफ़ी सारी पिल वगैरह बनाओगे। अब यहाँ पे फैंग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था, तो एल्डर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि तुम एक अच्छे डिसाइबल हो एंड इसी के चलते तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपने फेलो डिसाइबल्स की भी हेल्प करो उनकी कल्टीवेशन के लिए। अब फैंग को ये चीज़ ज़्यादा सही तो नहीं लगती, लेकिन एल्डर ने उसको ये चीज़ करने के लिए बोला था, तो फिर वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ एंड मैं ज़रूर से ये सब कुछ करूँगा। एल्डर उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे और कह रहे होते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि अगले 100 सालों के अंदर तुम इसे बहुत ही अच्छे से स्टडी तो कर ही लोगे, साथ ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस तुम आगे भी हमें ऐसे ही शो करते रहोगे। फैंग कह रहा था कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी सारी के सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करूँ। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब हम एक बंदे फैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे उसी एल्डर से बातें कर रहा था और कह रहा होता है कि क्या सच में उसने अपनी यामा बॉडी को भी कल्टीवेट कर लिया है, ऊपर से उसने इस माउंटेन एंड रिवर कॉम्पिटिशन को भी काफ़ी अच्छे से जीता। मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि उसने अपनी कल्टीवेशन को इतने अच्छे से इन्हेंस कर लिया है। वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होता जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए डिज़ास्टर बन के सामने आएंगी। अगर ये न्यूज़ बाहर चली गई तो फिर काफ़ी ज़्यादा तमाशा खड़ा हो सकता है। लेकिन तभी वो एल्डर कह रहे थे कि हाँ लेकिन मैंने उसे वो ब्रीज वुड स्पिरिट ट्री दी है जो कि एक बुक है एंड वो अगर उसकी प्रैक्टिस करेगा तो मुझे लग रहा है कि आगे भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तभी यहाँ पे वो बंदा कहने लग गया था कि हाँ जो कुछ भी हो, लेकिन फ़िलहाल मैंने अपना काफ़ी वक्त स्पेस एंड बाकी सारी चीज़ों को स्टडी करने में लगा दिया है और अब बारी है कि मैं स्काई के बारे में भी थोड़ा और स्टडी करूँ। और रही बात इन सारी चीज़ों की, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे खुद ही डील करने में कामयाब रहेंगे। एंड ये कहते साथ ही वो बंदा वहाँ से उड़न छू हो जाता है। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड होता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।